आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 6 में कार्बनिक यौगिकों के सूत्रों के प्रकार एवं नामकरण की पद्धतियां। नामकरण की पद्धतियों कौन कौन सी पद्धति उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी, और हमने आईयूपीएसी में काफी डीप में नॉलेज रखे हैं और उन चीजों को और थोड़ी सी उनके नियमों के आधार पर उनके नियमों को थोड़ा सा देखेंगे कि हमने क्या क्या देखा था, यानी एक तरह का रिवीजन होगा आप लोगों का। तो चलिए आज की क्लास में क्या होगा। आज की क्लास में कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक प्रदर्शन और नामकरण की पद्धतियों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे क्विज। देखिए एक प्रश्न आपके पास है कि आपके पास नाम दिया है तो संरचना सूत्र कैसे बनाना है। मैंने कल बताया था कि कैसे प्रैक्टिस करना है, तो कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने और रखता हूं। देखिए क्या है, पहला फर्स्ट का क्या नाम होगा। फर्स्ट में क्या लिखा है, 4 मिथाइल पेंट 2N, इसका नाम क्या होगा। तो कहां से स्टार्ट करना है आपको पता है ना, यहां से, मतलब मेन चेन का नाम कहां रहता है, लास्ट में रहता है, तो वहीं से नामकरण शुरू करना है, वहीं से स्ट्रक्चर बनाना शुरू करना है। तो इसमें क्या लिखा हो, पेंट 1 2 3 4 5, फिर इसमें नंबरिंग कर देंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। फिर बोला गया 2N, मतलब दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड है। फिर क्या लिखा, 4 मिथाइल 1 2 3 4 मिथाइल CH3, ऐसा। एक्चुअली अब बोलोगे सर कि हम इधर से नंबरिंग क्यों नहीं करते हैं, इसको 2 मिथाइल क्यों नहीं कहा गया, क्यों, क्योंकि जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता है उधर से ही नंबरिंग करेंगे। 1 2 इधर से करेंगे 1 2 3, यानी कि ये सही नाम था, तो इसका अपन लिखते तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH3, ये है इसका फॉर्मूला। दूसरा है 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइइन। सेकंड है 2 मिथाइल ब्यूट, तो इसको लिखा ब्यूट 1,3 डाइइन। अगर ऐसा नाम है तो क्या होगा, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। ब्यूट है ये, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 2 3, दो जगह पर डाई इन है, दो जगहों पर 2 3, ये दूसरा और ये तीसरा, यहां पर 2 3 लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा 2 3, तो नहीं सॉरी 1 3 1 और 2 के बीच में 1 हो गया, और 1 और 3 यानी यहां पर हो गया, तो 1 और 3 पर है 2 मिथाइल, सेकंड पर CH3, तो इस तरह से CH2 CH और ये CH2 हो गया, ये हो गया। मतलब करना क्या है, लास्ट इसको देख लो आप, क्या है 3 इथाइल हेक्स 3N, 3 इथाइल हेक्स 3N। आपको सिर्फ इस बात के ध्यान देना है कि कौन सी जो स्टेप है वो मुख्य चेन का है। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि लास्ट वाला पार्ट ही होता है मुख्य चेन, और मुख्य चेन में क्या लिखा हुआ है इसको ध्यान दें। तो मुख्य चेन ये है हेक्स 1 2 3 4 5 6, तो पहले तो चेन बना लो, दूसरा क्या कर लो, उसमें नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग किधर से करते हो आपकी मर्जी, इधर से करते हो उधर से करते हो, जिधर से भी करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। फिर 3N लिखा है, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है। 3 इथाइल लिखा है, यानी कि तीसरे कार्बन पर C2H5 है, 2 कार्बन वाला श्रृंखला है, बस बन गया। तो ये हो गया CH3 CH2 CH CH2 CH3। फिर आता है चौथा 5 इथाइल नाइल, इथाइनाइल, यहां पर 5 इथाइनाइल लिखा है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है 136 ट्राइआइन। चलिए इसी को करते हैं, चौथा नंबर क्या है, यहां पर ट्राइआइन तो दिया है इथेनाइल,
लेकिन यहां पर एक चीज की कमी है कि मेन चेन का नाम यहां पर लिखा गया। देख ले, मेन चेन का नाम नहीं लिखा, इथेनाइल तो यह है, लेकिन मेन चेन का नाम नहीं लिखा हुआ है। तो चलो मैं इसमें ले लेता हूं नोन। तो क्या नाम हो गया? 5 इथाइल नोन 1,3,6 ट्राई आइन, ऐसा। तो यहां ये मेन चेन हो गया, जो कि हो सकता है टाइपिंग के टाइम पे वो छूट गया होगा, उसको ठीक कर दिया हमने। तो नोन मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 पर देखो, 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है, 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है और 6 पर ट्रिपल बॉन्ड है। फिर 5वें कार्बन पर एथ मतलब 2 कार्बन, 1 और 2 है, और उसमें आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, और वाइयल मतलब ये स्पर्श श्रृंखला है। तो ये क्लियर हो गया, यही स्ट्रक्चर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये C ट्रिपल बॉन्ड C CH 2 CH3, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो क्या गलतियां हैं वो भी पता चल गया। तो पहला काम आपने सीखा, एक कल मैंने आपको इसका स्टेप बताया था, आज एक बार और कुछ क्वेश्चंस को लेकर के मैंने आपके साथ उन चीजों का प्रैक्टिस भी करा दिया। अब सवाल यह होता है कि आपने कितना प्रैक्टिस किए हैं इससे पहले वाली चीजों पर। थोड़ी सी और चीजें हैं जो हम यहां पर समझना चाहेंगे। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे किया गया, क्या क्या पद्धतियां हैं, इनको हम जानें। चलिए थोड़ी सी बातें समझें। कार्बनिक यौगिकों की पहचान एवं खोज होने के बाद उनके नामकरण की आवश्यकता हुई, क्योंकि जब थोड़े बहुत कंपाउंड थे तब हमने उसका नाम या तो स्रोत के आधार पर, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर, या फिर किसने खोजा है, आपने सीखा। एक कल मैंने आपको इसका स्टेप बताया था, आज एक बार और कुछ क्वेश्चंस को लेकर के मैंने आपके साथ उन चीजों का प्रैक्टिस भी करा दिया। अब सवाल यह होता है कि आपने कितना प्रैक्टिस किए हैं इससे पहले वाली चीजों पर। थोड़ी सी और चीजें हैं जो हम यहां पर समझना चाहेंगे। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे किया गया, क्या क्या पद्धतियां हैं, इनको हम जानें। चलिए थोड़ी सी बातें समझें। कार्बनिक यौगिकों की पहचान एवं खोज होने के बाद उनके नामकरण की आवश्यकता हुई, क्योंकि जब थोड़े बहुत कंपाउंड थे तब हमने उसका नाम या तो स्रोत के आधार पर, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर, या फिर किसने खोजा है इस बात को आधार माना गया, या किस रीजन में किस स्थान पर खोजा गया है। यानी बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं कि हमने उनका एक तरह से नामकरण, वो किस पदार्थ में मिलता है उसके आधार पर हमने इन चीजों का नामकरण किया। ये शुरुआती तौर पर सही था, क्योंकि कम यौगिक था तो कम यौगिकों के साथ उनको याद भी रखा जा सकता है। लेकिन जब बहुत सारे यौगिकों की खोज हो गई और हम इनको बहुत अलग अलग तरह से संश्लेषित कर सकते हैं, तब इनके नामकरण को एक व्यवस्थित रूप देना बहुत जरूरी था। तो हमने इनके नामकरण के लिए कुछ पद्धतियां खोजे हैं। यहां पर हम ध्यान रखेंगे, नामकरण का मुख्य उद्देश्य रासायनिक स्पीसीज की पहचान और शब्दों को लिखकर या बोलकर करना है। मतलब यह हुआ कि हम किसी यौगिक को, जैसे हमने यहां पर किया है ना, कि हमने इस स्ट्रक्चर को सिर्फ बोल करके या शब्दों के रूप में लिख करके हम इतनी स्ट्रक्चर को बता सकते हैं कि यह स्ट्रक्चर है। यानी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को भी हम एक नाम में दर्शा सकते हैं, एक लाइन में दर्शा सकते हैं। ये कोशिश करना नामकरण का उद्देश्य है। नामकरण की पद्धतियां एक साधारण या रूढ़ पद्धति होती है, जिसको ट्राइबल सिस्टम भी कहते हैं, या साधारण या प्रचलित सिस्टम भी कहते हैं।
दूसरा होता है आईयूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम, इसको आईयूपीएसी प्रणाली कहते हैं। ये एक आधुनिक प्रणाली है। इस तरह से आपने नामकरण भी कर लिए हैं। ये जो तरीका है, ये साधारण जो तरीके थे जो मैंने आपको बताया था उत्पत्ति के आधार पर, मूल रूप से यही आधार माना जाता है। तो रूढ़ पद्धति या परंपरागत तंत्र या सामान्य विधियां, जनरल या ट्रेडिशनल या हम कहते हैं कंजर्वेटिव सिस्टम। तो ये सिस्टम में क्या होता है कि इसका कोई स्पेशली कोई पद्धति नहीं होता है। यानी अगर आपने किसी पदार्थ को ढूंढा हो, उसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी ना हो तो, और उस पदार्थ के बारे में कुछ अगर लगता है कि दूसरे तरह के पदार्थों से अलग है, तो आप एक नाम आप रख दे हैं, लेकिन सिस्टमैटिक कोई नहीं है उसमें। आपने किसी पौधे में उस चीज को पाया या किसी जीव में पाया या उसको आपने संश्लेषित किया हो और एक नए तरह के पदार्थ आपके पास आए हैं, तो उनको आपने एक नाम दे दिया और लोगों में प्रचलित हो गई। तो ऐसे नाम होते हैं। तो ये कहलाता है ट्रैवल सिस्टम। तो क्या क्या हुआ, गुणों के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर हम इनका नामकरण करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है विनेगर। विनेगर एसिटम होता है, इसलिए हम विनेगर को एसिटम कहा जाता है। किसमें? ग्रीक में। तो इस तरह से विनेगर एसिटम, और ये एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड का एसिटम से हुआ एसिटिक एसिड। विनेगर में विनेगर को एसिटम और एसिटम से हुआ, इसका नाम हो गया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH, इस तरह का नामकरण। और इसका नाम क्या होगा, अगर हम आईयूपीएसी में जाएं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। इस नाम से ये नहीं पता चलता है कि ये कौन सा कंपाउंड है, लेकिन हाँ इतना तो पता चलता है कि इसका नाम एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये है। और चलते हैं, लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा प्राप्त होता है मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल को चूंकि भंजक आसवन से प्राप्त हुआ लकड़ी के, तो इसको कहा गया वुड वाइन। यानी ये अल्कोहल ही है ना, CH3OH, लेकिन इसको पिया नहीं जा सकता है। याद रखना, बहुत विषैला होता है। अल्कोहल आप जानते हो C2H5OH, ये इथाइल अल्कोहल है, जिसको क्या कहते हैं आईयूपीएसी में इथेनॉल। इथेनॉल कहा जाता है या इथाइल अल्कोहल कहते हैं। ये शराब का मुख्य भाग होता है। पानी में अगर 5%, 10%, 15% मिला दिया जाए तो इसको पीने लायक बन जाता है, पी सकते हैं। लेकिन अगर ये शुद्ध रूप में रहेगा तो बिल्कुल नहीं पी सकते। अगर जैसे पिया जाएगा ये पूरी तरह से पानी सोख लेगा। ये पानी सोखता है, पानी एब्जॉर्ब करता है। पूरा जो आपका जो क्या बोलते हैं भोजन तंत्र है, पाचन तंत्र है, वो जल जाएगा अगर हम इसको उपयोग करते हैं इस तरह से शुद्ध रूप में। तो इसको 5%, 10% के आसपास इसको डाइल्यूट करके पानी मिला करके पिया जाता है। इसमें देखें तो इसको कास्ट स्पिरिट या वुड वाइन कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि किससे प्राप्त किया जाता है, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है। किसको? मिथाइल अल्कोहल को। मिथाइल अल्कोहल को आईयूपीएसी में क्या नाम देंगे? मेथ सिंगल बॉन्ड एन ऑल OH के लिए, तो मिथेनॉल कहा जाएगा। चले, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड ऑक्जेलिस पौधे से प्राप्त होता है। सिट्रिक अम्ल सिट्रस पौधे से प्राप्त होता है। सिट्रस पौधे किसको बोलते हैं? नींबू के प्रजाति वाले जितने पौधे हैं, संतरा, माल्टा, मौसम्बी और नींबू, हम नॉर्मली इन्हीं चीजों को जानते हैं। तो इनमें जिनमें जो इसी तरह के फल होते हैं उनमें क्या होता है, वो सिट्रस पौधे कहलाते हैं। इसका जो खट्टापन होता है वो सिट्रिक एसिड की वजह से होता है। तो इनसे सिट्रिक एसिड जो प्राप्त होता है, सिट्रिक अम्ल जो है वो सिट्रस पौधे से प्राप्त होता है, इसलिए इस अम्ल को सिट्रिक एसिड कहा जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल
ऑक्सैलिस पौधे से प्राप्त होता है। यूरिन, यूरिन में होता है यूरिया, तो यूरिन से जो प्राप्त होने वाला पदार्थ है उसको यूरिया कहा जाता है। यूरिया NH2CO NH2। बेटा सबके फॉर्मूले और नाम सब आगे जाकर के आपको पता चल जाएगा। मैं सारी चीजों को एक एक करके बताऊंगा। इतना बड़ा कोर्स है तो सब कुछ होना ही होना है, तो कुछ चीजों की जानकारी हमें होनी चाहिए। फॉर्मिक एसिड फॉर्मिका से प्राप्त होता है। फॉर्मिकस या फॉर्मिका वो होता है लाल चींटियों को कहा जाता है। ये खट्टे होते हैं। लाल चींटियां खट्टी होती क्यों है? क्योंकि उसमें एक एसिड पाई जाती है जिसको फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। तो इनसे प्राप्त होने वाले अम्ल होता है HCOOH, इसको फॉर्मिक एसिड कहा गया। फॉर्मिक एसिड का IUPAC नाम क्या होगा? मेथ एनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। चले तो कुछ चीजों को हम देखें। इसी तरह से कुछ और भी पदार्थ हमारे पास है जो उनके स्रोत, देखिए क्या क्या एग्जाम्पल देखते हैं। सूत्र यौगिक, उस सूत्र का नाम क्या है, उस यौगिक का नाम क्या है, उसका साधारण नाम या हम कह सकते प्रचलित नाम क्या है, या ट्राइबल नेम क्या है, और उसका सोर्स क्या है। मार्श, जिसको मार्शी कहा जाता है, दलदल को मार्शी कहा जाता है। दलदली स्थान, मार्श स्पेल्स, मार्च में पाया जाता है, मार्च गैस कहलाता है। तो कौन सी है? मीथेन, CH4 मीथेन है। मीथेन जो है उसे मार्च गैस कहा जाता है क्योंकि ये मार्च में पाया जाता है, यानी कि दलदल में पाया जाता है। इसी तरह से ये CH3OH ये मिथाइल अल्कोहल है। मिथाइल अल्कोहल को कास्ट स्पिरिट कहा जाता है, यानी कि वुड वाइन, यानी कि लकड़ी का स्पिरिट। लकड़ी जिसको कास्ट कहा जाएगा, ये इसके भंजक आसन से प्राप्त होता है, इसीलिए लकड़ी का वाइन कहा जाता है इसको। HCOOH फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल जो है, फॉर्मिक अम्ल, इसको फॉर्मिक अम्ल ही कहेंगे। और ये फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों से प्राप्त होता है। लाल चींटियों को कहा जाता है फॉर्मिका एंट। तो लाल चींटियों का आसवन करके हम इसको प्राप्त कर लेते हैं। CH3COOH एसिटिक अम्ल, ये सिरके में पाया जाता है। सिरका को विनेगर कहा जाता है और विनेगर को हम कहते हैं एसिटम, इसलिए इसके नाम एसिटिक अम्ल हुआ। इस तरह से यूरिया जो है मूत्र में पाई जाती है, यूरिन में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम यूरिया कहा जाएगा। इसी तरह से यहां पर देखेंगे लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला CH3CHOH COOH, ये लैक्टिक एसिड। अब इसके फॉर्मूले में यहां पर लिख देता हूं, थोड़ा सा देखिए कैसा आएगा। COOH CH3OH। आप CH3 को ऊपर भी लिख सकते हो। तो इस तरह से ये फॉर्मिक क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड लैक्टम में मिलता है। लैक्टम मतलब दूध होता है, तो दूध में पाई जाने वाली अम्ल लैक्टिक अम्ल, यानी दूध जब खट्टा होता है तो वो खटास इसलिए इसी अम्ल की वजह से आता है, लैक्टिक अम्ल से। अगला है हमारा ये मैलिक एसिड CHCOOH। यहां पर देखिए CH2, ये मैलिक अम्ल को मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा? मैलिक अम्ल पाई जाती है मैलिक अम्ल सेब में, और सेब को मेलम कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? COOH C। कार्बन देखिएगा 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है। तो ये यहां पर और ये COOH, दोनों जगहों पर COOH है। फर्स्ट पर 1 2 3 4, और सेकंड पर आपके पास आ जाते हैं, एक जगह OH आएगा, एक जगह H आएगा, और इस जगह पर HH आएगा। तो ये है मैलम, यानी कि एप्पल यानी कि सेब में पाया जाता है ये अम्ल, इसलिए मैलम की वजह से इसका नाम बोला जाता है मैलिक अम्ल। इसी तरह से सिट्रिक अम्ल में देखेंगे CH2CH2। तो इन जगहों पर इसका फॉर्मूला क्या होगा? सिट्रस पौधे में, लेमन एक सिट्रस पौधे हैं, तो इसलिए इसका नाम सिट्रिक अम्ल कहा जाता है, सिट्रिक अम्ल। तो इसमें क्या होगा फॉर्मूला? देखें CH2CHOH CH2COOH COOH, ये देखिएगा, ये है सिट्रिक अम्ल।
तो बेटा कुछ यौगिकों को आपको याद रखना पड़ेगा। ये सारे जो पदार्थ यहां पर बताए जा रहे हैं कॉमन पदार्थ है और इनके नामों को आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से कोशिश करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा इनके साथ, क्योंकि ये साधारण नाम भी आपको कुछ हद तक याद रखना पड़ेगा। हो सकता है कि कल मैंने कहा कि सिट्रिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होगा, सिट्रिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम क्या होगा। तो सिट्रिक अम्ल का फॉर्मूला अगर आपको पता है कि सिट्रिक अम्ल ये होता है CH2COOH COH CH2COOH। तो नाम क्या होगा, चलो एक बार ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 5, तो ये मेन चेन हो गया और यहां पर 3 हाइड्रोक्सी 5 कार्बन का चेन है तो 5 कार्बन को बोलेंगे पेंट। सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो N, और देखोगे 1 और 5 पर है ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड। अब आप बताइए, आपने सब कुछ पढ़ने के पहले, यानी कि पहले इन्हीं चीजों को हम पढ़ाते हैं तब जाकर के आईयूपीएसी पढ़ाया जाता है। मैंने कोशिश किया है कि आपको पहले आईयूपीएसी बता दूं ताकि आपका दिमाग रन करे, दौड़े, यानी थोड़ा सा उल्टा तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, ये बात आप जान के चलिए। यानी जैसे शुरुआत की जाती कि आईयूपीएसी नेमिंग, आईयूपीएसी का मतलब क्या है, जेनेवा पद्धति का मतलब क्या है, ट्रिपल नेम का क्या मतलब होता है, तो वो पहले पढ़ाया जाता, पहले बात की जाती। मैंने लास्ट में करा रहा हूं, देखो आप, इसका कारण, सबसे बड़ा कारण यही है कि इस तरह से अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपकी सोच जो है डेवलप होती है। आज की दुनिया तक पहुंचने के लिए पुरानी दुनिया को जानना हर बार जरूरी नहीं रहता। कुछ जगहों पर आज की दुनिया को पहले जानने के बाद पुरानी दुनिया को जानते हैं। जैसे आप दुनिया में आए जिस टाइम पे, तो आज की दुनिया को पहले देखते, फिर बाद में हम पुराने जमाने में ये हुआ था, यहां से ऐसी तरक्की हुई थी, ये बात करते हैं। बिल्कुल वही बात यहां पर हुआ है। चले साहब, हमने देखा सिट्रिक अम्ल तक, कुछ और भी चीजें देखें। हिप्यूरिक अम्ल, हिप्यूरिक अम्ल होता है घोड़े, हिप्पो मतलब क्या होता है, घोड़ा, तो हॉर्स की यूरिन में पाई जाती है, घोड़े के मूत्र में पाया जाता है हिप्यूरा। हिप्यूरा फॉर्मूला है ये, देखें, C6H5CO NHCH2COOH। अगर आपको ये बात समझ में आ रही हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो भी C6H5 C डबल बॉन्ड O NH CH2COOH, ये है हिप्यूरिक अम्ल, घोड़े के यूरिन में पाए जाने वाला एक प्रकार का अम्ल। टार्टरिक अम्ल इमली में पाई जाती है, टार्टर, इमली को टार्टर कहा जाता है, टार्टरिक अम्ल इमली में पाई जाती है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है COOH COH HCOH HCOOH, ये है टार्टरिक एसिड। हम इन संरचनाओं को, इन फॉर्मूले को हमें जानना पड़ेगा। आप ध्यान रखेंगे, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, इसलिए इस जगह की जो बातें हुई है इनको आप कॉपी में नोट करें और थोड़ी प्रैक्टिस करें, थोड़ा याद करें। यहां पर आपकी याद करने की बात आएगी, यानी मेमोरी से संबंधित बातें कुछ हद तक है। और इन सबका एक बार आईयूपीएसी नाम भी लिख कर देखो साइड में। यानी ये जो टेबल है इसमें ये 1 2 3 4 चीजें हैं जिसमें नाम लिखा हुआ है। पहला फॉर्मूला, दूसरा यौगिक का नाम, फिर इसका साधारण नाम, साधारण नाम के बाद सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, इसके बाद आईयूपीएसी नाम, आप उसका संरचना बना करके आप एक बार कोशिश करिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए साहब आगे, बातें मानना चाहिए बेटा ना। चलिए, आईयूपीएसी पद्धति, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम, 1892 में इस चीज को स्थापित किया गया जेनेवा में, इसलिए उस टाइम पे जेनेवा पद्धति कहा गया, जो आगे जाकर के काफी डेवलप हुआ और 1930 में संशोधन कर इसका नाम रख दिया गया आईयूसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्स, ये रख दिया गया। फिर बाद में ये और भी डेवलप हुआ और इसके बाद इस नाम को क्या बोला गया, ये जो ये प्रणाली जटिल यौगिकों के नामकरण के लिए ये कोई मतलब इसमें बहुत आसानी से नामकरण नहीं किया जा सकता था, तो काफी और डेवलप हुआ, काफी विकसित हुआ। फिर 1957 में 1957 में आईयूपीएसी सिस्टम लाई गई। मतलब ये सब डेवलप हुआ, वहीं से डेवलप हुआ है सब कुछ, और उसमें और भी हमने सरलता लाए और एक तरह का यूनियन है, तो यहाँ पर ये काम होता रहता है इस चीज के लिए कि कैसे नामकरण को आसान बनाया जाए, ये इस पे। तो यानी नामकरण का जो
पुराने सिस्टम है उसको भी सीखें और नए सिस्टम को सीखें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये हमेशा याद रखिए। क्योंकि आप बोलेंगे कि सर मुझे तो सबसे पहले जेनेवा सिस्टम को याद करना सीखना पड़ेगा, फिर आप सोचेंगे कि आईयूसी सिस्टम को सीखना है, फिर आप बोलोगे फिर उसके बाद आईयूपीएसी की तरफ जाएंगे, तो ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल सीधा सीधा आईयूपीएसी हमने डायरेक्ट सीखा है, यही हमारा काम आने वाला है, यही हमारे एग्जाम में काम आने वाला है। क्योंकि अगर हम सबको सीखेंगे तो हो सकता है कि हम कंफ्यूज इतना हो जाए कि हमें सही तरह से काम करने नहीं आएगा। सो हमने कुछ सिस्टम वाइज बात करें तो सीधा सीधा आईयूपीएसी को ही सीखना है, बाकी चीजें अपने आप अपने कॉमन सेंस से याद होने लगता है, सीखने लगते हैं हम, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आईयूपीएसी नामकरण किए थे तो उनके नियमों को थोड़ा सा रिमाइंड कर लें, हमने क्या क्या किया था। जब नामकरण करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। अगर कार्बन कार्बन की ही श्रृंखला है तो हम कोशिश करते हैं कि सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सबसे लंबी श्रृंखला के साथ ले, यही एक सबसे बड़ा रूल होता है। दूसरी बात है वरी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। वरी मतलब जिसको वरीयता दी जाती है, जैसे कि फंक्शनल ग्रुप है तो या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो वरीयता दी जाती है, इस आधार पर हम मुख्य चेन का चुनाव करते हैं। तो वरी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मुख्य चेन के श्रृंखला का चुनाव करना। श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या का क्रमांकन करना। जब हम मुख्य चेन का चुनाव कर लेते हैं उसके बाद अब आता है मुख्य चेन में किस तरफ से नंबरिंग करें। तो नंबरिंग करने के लिए क्या देखते हैं, अगर फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है तो क्रियात्मक समूह जिधर से नजदीक पड़ता हो। क्रियात्मक समूह अगर दोनों तरफ से बराबर पड़ रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या साइड चेन है उनको आधार माने। यानी अगर कोई भी चीज हो तो हमने आप यहां पर सीखा है कि इस जगह पर एक क्या करते हैं, वरीयता देते हैं कि फंक्शन ग्रुप को सबसे ज्यादा वरीयता देते हैं, डबल बॉन्ड को थोड़ा कम वरीयता देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को थोड़ा कम वरीयता देते हैं, ये साइड चेन को थोड़ी कम वरीयता देते हैं। फिर साथ में लास्ट में वर्णमाला, अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम को वरीयता देते हैं। तो ये सब आधारों को हमने प्रैक्टिस किया है। फिर बात करते हैं प्रतिस्थापियों की संख्या, प्रतिस्थापियों की स्थितियों का न्यूनतम योग। हमने ये भी देखा है कि प्रतिस्थापी मतलब उसके साथ जुड़े हुए जो भी प्रतिस्थापी, जैसे अगर मान लेते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, यानी कि अगर पार्श्व श्रृंखलाएं जुड़ी हुई हैं तो किस तरह से नंबरिंग करने पर उसकी स्थितियों का योगफल कम आए, इस बात का ध्यान रखते हैं। ये होता है इसमें। या फिर प्रतिस्थापी में जैसे NH2 है, OH है, इस प्रकार के अगर फंक्शन ग्रुप है ओनली, तो दोनों दिशाओं में नंबरिंग करेंगे तो अगर एक से अधिक बार है तब दोनों दिशाओं में नंबरिंग करने पर न्यूनतम योग जिधर से होता है उधर से ही नंबरिंग किया जाएगा। तो ये एक तरीका होता है, प्रतिस्थापियों की स्थितियों का न्यूनतम योग का नियम का पालन करते हैं। फिर बात करें प्रतिस्थापियों का अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में नामोल्लेख। प्रतिस्थापियों को जब हम लिखेंगे, साइड चेन को लिखेंगे, तो सबसे नामकरण लिखते समय अगर हम उनका नाम मुख्य चेन के नाम से पहले लिख रहे हैं तो किसका नाम पहले लिखा जाए, जिसका इंग्लिश अल्फाबेट में पहले आता हो। तो जैसे मिथाइल और इथाइल में हम नाम किसका पहले लिखेंगे, इथाइल का लिखेंगे। इथाइल, मिथाइल, हाइड्रोक्सी में किसका नाम पहले लिखेंगे, पहले इथाइल का, फिर हाइड्रोक्सी का, फिर मिथाइल का लिखेंगे। यही क्रम यहां पर ध्यान रखना। प्रतिस्थापियों की नामों की संख्या सूचक पूर्व लग्न, यानी यहां पर नामों की संख्या सूचक पूर्व लग्न मतलब क्या होता है कि प्रतिस्थापियों की नामों की संख्या सूचक पूर्व लग्न, यानी जो प्रतिस्थापी है उनकी संख्या सूचक। अब इसका मतलब है कोई चीज दो बार आता है तो आपको याद हो गया होगा डाई लिखते थे, 3 बार आता है तो ट्राई लिखते थे, 4 बार आता है तो टेट्रा लिखते थे। तो यही है डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा।
समस्थिति प्रतिस्थापियों का स्थान का क्रमांकन। क्या मतलब होता है इसका? समान समस्थिति प्रतिस्थापियों का क्रमांकन, यानी समान स्थान पर अगर दो या दो से अधिक प्रतिस्थापी है ये और ये, तो इनको जैसे 1 2 2, तो इनको लिखते समय, क्रमांकन करते समय ध्यान रखेंगे कि ये 3 हो गया तो 2 2 दोनों को लिखना है। ऐसा नहीं कि एक को लिख दिए, एक 2 लिख दिए, फिर से डाई लिख दिए, नहीं, 2 2 डाई लिखना है। 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। सब याद आ रहा है ना बेटा? चलो, एग्जाम्पल देने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इन सारी बातों को हमने पढ़ा है। और ध्यान रखना, जो हमने यहां पर देख रहे हैं, अगर इनको लगता है कि अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो इनके एग्जाम्पल आप करके देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हर चीज समझ में आ जाएगा। फिर बात कर रहे थे, मैं यहां पर कर रहा हूं कि यौगिक में क्रियात्मक समूह द्विबंध त्रिबंध उपस्थित हो तो प्रतिस्थापियों की तुलना में वरीयता देते हैं। मतलब प्रतिस्थापी का सीधा सा मतलब यहां पर शब्द पे अब ध्यान दीजिएगा कि वो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल को ही कह रहा है, यह ध्यान रखिएगा बार बार। चलिए, बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इन सब में अगर आपको लगता है कि कुछ एग्जाम्पल देखना चाहिए, तो मैं आपको हल्का फुल्का एग्जाम्पल दिखाता हूं। चलिए, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन है, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ इसमें सबसे लंबी चेन क्या होगी? तो साफ नजर आ रहा है कि भाई सबसे लंबी चेन ये है और यही मुख्य चेन हो गया, बाकी साइड चेन हो गया। इसी तरह से वरीय कार्बन श्रृंखला का चयन। अब यहां पर वरीय कार्बन श्रृंखला की चयन की बात करते हैं, तब क्या बात करेंगे? यहां पर एग्जांपल देख लें इसका, सी 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 सी, अब इस पे ध्यान देने वाली बात है कि भाई इसमें लंबी चेन तो ये बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहा है, लेकिन मुख्य चेन उसी को कहा जाएगा जिसके साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो। तो अगर हम इन दोनों को शामिल करेंगे तो हमारा चेन यही बनेगा। बाकी ये छोटा है, 1 2 3 4 5 6, जबकि ऐसे करते तो 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब मुख्य चेन का चुनाव करना हमारे लिए अनिवार्य है, चाहे वो जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो थोड़ा छोटा भी हो जाएगा तो चलेगा। हमेशा लंबी चेन ही नहीं चुनना है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब केवल श्रृंखलाएं हैं तो सिर्फ लंबी चेन को चुनेंगे, लेकिन अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आए तो उसको शामिल करना होगा और उसके साथ लंबा चेन क्या बन रहा है उसको ध्यान रखना है। मान लेते हैं अगर यहां पे ये डबल बॉन्ड ना हो तो उस स्थिति में हमारा क्या होगा ना, तब नंबरिंग क्या होगा? मेन चेन 1 2 3, अब लंबा देखना है 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये होगा इस कंडीशन में। यानी कि इधर भी ले जाए, ऐसा भी नहीं। तो अगर यहां पर डबल बॉन्ड आ गया था तो करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो भी यही करते हैं। अगर यहां पर OH आ जाता तो भी कंडीशन इधर ही चले जाता। ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर अगर बात करते हैं यहां पे श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं का क्रमांकन, जो आपके पास ये श्रृंखला बन चुका है इसमें किस दिशा में नंबरिंग करें? क्रमांकन का मतलब होता है नंबरिंग। नंबरिंग किधर से करेंगे? अब ये साइड चेन इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा हुआ, तो किधर से नजदीक पड़ रहा है? 1 2 3 4, 3 और 4 में आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5 6, 5 6 में आ रहा है, तो इधर से ही नंबरिंग करेंगे जिधर से नजदीक पड़ता। अब इसमें यहां पर साइड चेन है, ये साइड चेन है, ये इसको आधार नहीं मानेंगे, वरीयता देखेंगे। साइड चेन और डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को अधिक वरीयता दी जा रही है, तो इसका मतलब है कि हम इधर से ये नजदीक, डबल बॉन्ड नजदीक इस मेन सीरीज में यहां से पड़ेगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7। अब बताओ नामकरण अब कर सकते हो। यही बात हम यहां पर बताते, प्रतिस्थापियों की स्थितियों का न्यूनतम योग। ये क्या बता रहा? सी 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 सी। चलिए, अब मैं नंबरिंग किधर से करूं कि ये मेन चेन हो गया आपका, ये मेन चेन हो गया आपका।
नंबरिंग मैं इधर से करता हूं तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7। स्थिति ये वाले, इसकी स्थिति दूसरे पर है, इन दोनों की स्थिति 5 5 पर है। तो 5 दूनी 10 और 2 12, 12 हुआ प्लस किए तो। अगर मैं उल्टे दिशा में नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6 7, तब की स्थिति में मेरा क्या होगा 3 पर आया, 3 3 और यहां पर 6 पे, तो 6 दूनी 12। अब दोनों दिशाओं में नंबरिंग बराबर है, अब किधर से भी नंबरिंग कर सकते हो। अगर यही चीज यहां पर ऐसा होता, ये लीजिए सी यहां पर आ गया, तो अब बताओ क्या हुआ। पहले नंबरिंग के बेस पर क्या होना है, ये 4 पर है, इधर से भी करते हैं तो 4 पर है, तो यहां पर देखिए कितने पर आ रहा है 4, तो कितना हुआ 11। इधर से करते हैं तो 3 4 और 6, कितना हो गया 13। नजदीक कौन सा हुआ, ये वाला, तो ये वाला नंबरिंग आपके लिए सही होता। तो इस चीज को देखना है कि किधर से जोड़ने पर उसके स्थानों का योगफल कम आए, उसको बोलते हैं न्यूनतम स्थिति का योगफल। और एग्जांपल देख लेते हैं। ये इधर से करेंगे 6 6 5 और 2 के साथ प्लस करेंगे, इधर से करेंगे तो आप इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 2 3 4 5 6, 2 2 3 और 6 ऐसे। तो स्थितियों का योगफल करने के बाद हम देखेंगे कि जिधर से नजदीक पड़ेगा यानी न्यूनतम योग आएगा, उधर से ही आपका नंबरिंग राइट है, क्रमांकन राइट है। अब चलते हैं प्रतिस्थापियों का अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में वर्ण, यहां पर क्या बोलते हैं नामोल्लेख, मतलब समझे सी 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 और यहां पर है सी। 1 2 1 2 3 4 5 6, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, तो नाम क्या होगा 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्स एन। बाकी सारी चीजों को तो बता चुका हूं आप लोगों को, बिल्कुल आसान हो गया पूरी बातें। यहाँ पर लिखा क्रियात्मक समूह द्विबंध या त्रिबंध आए तो हम देखिए यहाँ पर देखिएगा कोई यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, इस जगह पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया। नंबरिंग किस दिशा से करेंगे ये महत्वपूर्ण है। तो वरीयता किसको दी गई डबल बॉन्ड को, तो 1 2 3 4 5 6, ये जिधर से नजदीक पड़ता है। अब इस एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर OH है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो वरीयता किसको ज्यादा दिया गया क्रियात्मक समूह को, तो इधर से नजदीक पड़ा 2 3 4 5। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं यहां कार्बनिक यौगिकों को हम किस तरह से प्रदर्शित करेंगे, उनके फॉर्मूले को हम किस तरह प्रदर्शित करेंगे, उनकी यौगिकों को किस तरह से प्रदर्शित करेंगे, इनको हम देखते हैं। चलिए, सूत्र के रूप बंधों को स्पष्ट करते हुए, युक्ति सूत्र के रूप में और बंध रेखा के रूप में, यानी सूत्रों को हम किस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं, बंधों के रूप में, बंधों को स्पष्ट करते हुए हम रूप करते हैं। एक तरीका हुआ अणु सूत्र के रूप में, बंधों को स्पष्ट करते हुए रूप में, युक्ति सूत्र के रूप में, बंध रेखा के रूप में, यानी कि पहला दूसरा, हमारे पास इतने तरह से होते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 4 प्रकार से हम सूत्रों को प्रदर्शित करते हैं। इन चारों प्रकारों को हम ध्यान से देखें, कौन कौन सा है। अणु सूत्र, अगर मैं कहता हूं कि मीथेन, अगर इथेन है या प्रोपेन है, मेरे पास प्रोपेन है, तो प्रोपेन जो है वो उसका फॉर्मूला है C3H8 है। बंधों को स्पष्ट करते हुए दर्शाऊंगा तो C ये संरचना सूत्र हो जाएगा। युक्ति सूत्र, अगर इसको हमने कहा इस तरह से, इसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है 3, इसमें 2 लगा हुआ है और इसमें 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अगर इसके बारे में बात करूं युक्ति सूत्र के रूप में, तो इसी चीज को सरल रूप में लिखूंगा CH3
दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरह से दर्शाऊंगा बंद रेखा के रूप में, यानी कि सिर्फ कार्बन कार्बन को डॉट के रूप में दर्शाऊंगा और इस तरह से उनको रेखा बस दर्शाऊं तो कार्बन यहां पर छिप जाएगा, यानी परमाणु छिप जाएगा। ये तो सिर्फ प्रोपेन को हम 1 2 3 4 तरह से दर्शा सकते हैं। तो ये अलग अलग नामों से जाना जाएगा। इस तरह से कहेंगे अणु सूत्र, इस तरह से कहेंगे संरचना सूत्र, इस तरह से कहेंगे युक्ति सूत्र, इस तरह से कहेंगे लाइन स्ट्रक्चर, रेखा सूत्र। चलो देखें अणु सूत्र। किसी भी यौगिक में के एक अणु में उपस्थित उनके परमाणुओं की संख्याओं को प्रदर्शित करने वाला जो सूत्र होता है उसे अणु सूत्र कहा जाता है। यहां पर इथेन C2H6, इथेनॉल C2H6O और ग्लूकोज C6H12O6। यहां पर अगर मैं कहूं एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हो जाएगा C2H, यहां पर H4O2 हो जाएगा, C2H4O2 हो जाएगा, जबकि ये एक्चुअली क्या है CH3COOH है, क्योंकि 2C 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन यही है, पर यहां पर अणु सूत्र इसका ये होगा। अणु सूत्र से हर बार ये नहीं पता चलता है कि वो कौन सी यौगिक है। तो अब हम इनमें थोड़ा सा और विकास करते हैं, थोड़ा डेवलप करते हैं सूत्रों के बारे में। संरचना सूत्र, अगर मैंने कहा यहां पे कि एसिटिक एसिड, या यहां पर मैं बोलता हूं कि ब्यूटेन, चलो ब्यूटेन क्या होता है? ब्यूटेन का अणु सूत्र क्या होगा? ब्यूटेन का अणु सूत्र होगा C4H10। तो इसका संरचना सूत्र क्या होगा? C, यानी इसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। हर एक कार्बन से जो उसकी वैलेंसी बची हुई, इन सबसे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, सारे वैलेंसी सारे बचे हुए संयोजकताओं से, और इस तरह से ब्यूटेन का संरचना सूत्र बन जाता है। इसी तरह से मिथाइल साइनाइड बोल रहे हो तो मिथाइल साइनाइड में क्या होगा? CH3, ये संरचना सूत्र C++N। हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं कि संरचना सूत्र क्या होता है। संरचना सूत्र का मतलब होता है कि किसी यौगिक के एक अणु में जो परमाणु उपस्थित होते हैं उन परमाणुओं की व्यवस्था को दर्शाते हैं और उन परमाणुओं की आपस में लगे हुए बंध के प्रकारों को दर्शाते हैं, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, किस तरह के बंधों से वो जुड़े होते हैं। इस चीज को दर्शाने वाला बंध और परमाणु की व्यवस्था को दर्शाया जाता है। तो ऐसे सूत्रों को कहा जाता है संरचना सूत्र। संक्षिप्त सूत्र या युक्ति सूत्र, कंडेंस्ड फॉर्मूला। जो संरचना सूत्र होता है उनको सरल रूप में, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ब्यूटेन का संरचना सूत्र CH3 आपने ऐसे लिखा, CH2 और यहां पर आपने लिखा CH3। इसको सरल रूप में दर्शाया तो CH3 CH2 और CH3, मतलब यही है। इसको थोड़ा सा कंडेंस कर देते हैं, थोड़ा सा कंप्रेस कर देते हैं, संक्षिप्त कर देते हैं, तो इस सूत्र को कहा जाएगा युक्ति सूत्र। चाहे तो हम इनको ऐसा भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3, यानी कि बंधों को कहीं पर दर्शाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर मैं लिखता हूं CH C डबल बॉन्ड H CH, C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। तो CH3 को हम कैसे लिखते हैं? यहाँ पे 3 जगह पर ऐसे H लगा के। तो ये संरचना सूत्र हुआ। इसको हम युक्ति सूत्र में कैसे लिखें? इसको युक्ति सूत्र में लिखने के लिए ये CH3 हुआ, दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है CH हुआ, डबल बॉन्ड से जुड़ा है CH हुआ, फिर C ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है C, तो यहां पर CO, फिर CH3।
अब इसको और कंडेंस करने का तरीका क्या है कि CH3 बॉन्ड को नहीं दर्शाएंगे, CH, CH, CC, CO, CH3 ऐसा भी लिखा जा सकता है। हम इसको देख करके भी बता सकते हैं कि ये है और इनके आधार पर हम बता सकते हैं कि ये है। तो ये युक्ति सूत्र कहलाता है। फिर आता है बंद रेखी संकेतन। यहां पर परमाणुओं को, कार्बन परमाणुओं को हाइड्रोजन परमाणुओं को नहीं दिखाया जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे परमाणुओं को दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, और साथ में यहां पर बंधों को दर्शाया जाता है रेखाओं के रूप में। तो कैसे, जरा समझें। जैसे मैंने कहा था ब्यूटेन, CH3, CH2, CH2, CH3, तो 1 2 3 4 परमाणु है कार्बन का। तो अंतिम बिंदु किसी भी रेखा में अगर मैंने एक रेखा खींचा है तो इसका मतलब है यहां पर 2 परमाणु हैं। एक रेखा खींचा तो यहां पर कार्बन है। मैंने कहीं पर अगर उसमें से मोड़ आया हुआ है, कोना बना हुआ है, तो वो भी एक कार्बन को दर्शाता है। तो ये कार्बन को दर्शाया। इसी तरह से जहां पर भी जॉइंट आता है वो भी कार्बन को दर्शाता है, मोड़ कार्बन को दर्शाता है, सिरा जो है कार्बन को दर्शाता है, ये कार्बन को दर्शाता है। अगर कहीं पर ऐसे लिख करके यहां पर डबल आ गया है तो इसका मतलब इस जगह पर डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड को दर्शाता है। तो लाइन स्ट्रक्चर में आपने इसको कैसे दर्शाएंगे? फिर यहां पर कितनी रेखाएं बनेंगी आप सोचिए, यहां पर कितनी रेखाएं बनेंगी? 1 2 3, 1 2 3, मतलब ये है CH3, CH2, CH2, CH3, ये लाइन स्ट्रक्चर है ब्यूटेन के लिए। तो हम किसी भी यौगिक को हम लाइन स्ट्रक्चर के साथ दर्शा सकते हैं। अगर मुझे दर्शाना है C2H5OH को, तो ये इसका युक्ति सूत्र होगा CH3CH2OH। तो मैं इनको दर्शाऊंगा तो 2 पॉइंट है हमारे पास, 1 2 3 परमाणु, 1 परमाणु 2 परमाणु कार्बन के हो गए, 1 2, और तीसरा हमारे पास कौन आ रहा है? ये OH आ रहा है। ऐसे बिंदु बिल्कुल दर्शाने की जरूरत नहीं है, OH को दर्शा रहा है। अगर मैं कहता हूं कि भाई C ऐसे, और यहां पर मैंने ये लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। क्रियात्मक समूह को हम जैसे के तैसे भी दर्शा सकते हैं, ये एक तरीका होता है। ये कुछ एग्जांपल्स। टर्मिनल पॉइंट भी एक कार्बन को दर्शाता है, जहां पर एंगल होता है वो, और यानी कोने होते हैं वो, और जहां पर भी कोने होंगे या क्रॉस होगा वो सभी कार्बन को दर्शाता है। कौन सी चीज क्या है, बस इसको देखकर क्या बता सकते हैं? ये क्या चीज हो सकता है? 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। तो CH3, CH2, 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 1 2 3 4, और ये C डबल बॉन्ड O, ये है OH। इस तरह से यहां पर ये 6 कार्बन की श्रृंखलाएं हैं, CH2, CH2, CH, CH2, 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 OH। बात समझ में आ गया होगा कि कौन सी संरचना क्या है। अब तो लाइन स्ट्रक्चर के रूप में, क्योंकि समय बचता है इससे, मुझे साइक्लोप्रोपेन दर्शाना है, साइक्लोपेंटेन दर्शाना है, मुझे जो भी स्ट्रक्चर को लेके चलना है वो इस जगह पे ध्यान रखना है कि ये कार्बन है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन की आवश्यकता है, तो उस जगह पे हाइड्रोजन जरूर रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों का त्रिविमीय प्रदर्शन यानी कि 3D स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। त्रिविमीय में कैसे दर्शाते हैं किसी संरचना को? द्विविमीय में कोई भी हर एक अणु नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं मीथेन की बात करता हूं, CH4 की बात करता हूं, तो आप जानते हो कि भैया इसमें sp3 संकरण है, तो 4 दिशाओं में फैला हुआ है, एक ऊपर, एक नीचे, 3, 2 ऊपर के साइड, एक प्लेन में है तो एक ऊपर होगा और एक अंदर होगा। अब इस चीज को दर्शाए कैसे? ये एक ही सीध में है और ये मान लेते हैं मेरे साइड आ रहा है, तो इसको दर्शाने के लिए मैं ये ऊपर, और ये नीचे साइड जा रहा है तो इसको दर्शाने के लिए। अच्छा, तुमने कहा यूं रुपए पे मिल जाएंगे?
इस तरह से दर्शाते हैं। एक्चुअली दिखाने का तरीका तो ऐसा होगा, अगर हम पीछे साइड को दर्शा रहे हैं किसी चीज का तो, या सामने को दर्शा रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है, इसको मैं अगले स्टेप में बताता हूं। तो एक मीथेन की संरचना जो होती है प्लेन में नहीं फैला होगा, असल में ये संरचना सूत्र को दर्शा रहा है, लेकिन ये 3D स्ट्रक्चर को नहीं दर्शा रहा है। पर यहां पर ये 3D को दर्शा रहा है कि भाई ये देखिए हमने यहां पर क्या दर्शाया, यहां पर ये दर्शा रहे हैं कि ये H डार्क कलर में दिया है, यानी ऊपर की तरफ है, ये H जो है अंदर की साइड है, और ये दोनों हमारे इस प्लेन में है। मतलब कार्बन से एक हाइड्रोजन यहां पे जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहां पे जुड़ा हुआ है, लेकिन तो अगला हाइड्रोजन इस तरफ निकला हुआ बाहर और अगला हाइड्रोजन इस तरफ गया है अंदर साइड, ये दर्शाया जाता है। तो इस चीज को 3D में दर्शाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस चीज को समझने के लिए यहां पर फ्लाई वेज बॉन्ड का यूज करते हैं। इसको कुछ इस तरह समझें, अगर कोई लाइन अगर ऐसा दिख रहा है कि एक साइड काफी बड़ा और एक साइड छोटा, तो आप इसको क्या मतलब समझेंगे? सॉरी, जरा इसको समझें। एक तरफ फैला हुआ है, मोटा है, और एक तरफ इस लाइन में पतला सा दिखाई दे रहा है, भाले की तरह दिखाई दे रहा है। तो क्या जो साइड मोटा दिखाई देगा वो सामने है, हमारी तरफ है। 3D तो 2D तो ऐसा ही होता है ना, आपका मोबाइल का हो गया, बोर्ड हो गया, पेपर हो गया, सब 2D में रहता है। तो 3D कोई चीजें रख भी नहीं सकते हैं, तो उस चीज को दर्शाना होता है कि 3D फिगर कैसे बनाए, हाथों से बनाना है, पेंसिल से ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए तरीका है, जो भाग ऊपर होगा उसको हम मोटा, और जो भाग अंदर साइड होगा उसको पीछे की तरफ पतला दिखाएंगे, पीछे, आगे और पीछे दिख गया। अब हम मीथेन की संरचना में हम जानते हैं कि कार्बन से एक तल पर ये दोनों हाइड्रोजन को दर्शा दिए, तो एक हाइड्रोजन बाहर की तरफ आया हुआ है, एक हाइड्रोजन अंदर की तरफ चला गया है, तो बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की हमारे तरफ आ रहा है, तो ऐसा कुछ H, और वो पीछे की तरफ जा रहा है, तो ऐसे हम दर्शाएंगे H, या इसको कुछ ऐसे भी दर्शाते हैं, अपने तरफ आते हुए को हम कुछ इस तरह से दर्शाते हैं H, और जो पीछे की तरफ जा रहा है उनको हम इस तरह से भी दर्शाते हैं, डॉटेड लाइन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हुए। थोड़ा सा नीचे की तरफ टिल्ट कर सकते हो। ऐसे तो आप इसको ये समझें कि ये पेपर के ऊपर और ये पेपर के नीचे है, ये वाला पेपर के नीचे है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है 3D में। तो 3D में दर्शाने का एक तरीका है इस तरह से। तो सीधी लाइन है, मतलब पेपर के तल पर कटी हुई लाइन अगर हम इसको इस तरह से नहीं दर्शा सकते हैं, अगर हमें तकलीफ हो रही, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो इस जगह को हमने तो ऐसे दर्शाया है कि H इधर है, तो इसको ऐसे टूटी हुई लाइन के रूप में भी दर्शाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी दर्शाते हैं, ऐसे 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 डैश लाइन से, कुछ लोग ऐसे ऐसे करके भी दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चलता है। परछाई यानी प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब उस चीज को प्रदर्शित करने का और भी कोई तरीके जो हमने भी दर्शाए हैं।
किसी अणु को हम देख रहे हैं तो किस तरह से हमारे देखने का नजरिया है, कैसे देखेंगे, और उसके बाद वो उसका फॉर्मूला जो है 3D में कैसे हम सोचें कि वो संरचना कैसी होगी, इस चीज को दर्शाने का तरीका, प्रदर्शित करने का तरीका प्रोजेक्शन कहलाता है, जिसमें है पहला फिशर प्रोजेक्शन, दूसरा है न्यूमैन प्रोजेक्शन और तीसरा है सोहार्ट्स प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन और न्यूमैन प्रोजेक्शन और सोहार्ट्स प्रोजेक्शन, ये 3 प्रकार के प्रोजेक्शन है। इसको एक एक करके मैं आपको समझाते जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं एक संरचना है मेरे पास, मैं इस चीज को यहां पर आपको ABCD के रूप में दर्शाता हूं ऐसे। ये ABCD कह रहा हूं इसको। ये ऐसा मैंने देखा, ये फिशर इस तरह से दर्शा रहा है, इसका मतलब हम समझेंगे कि ये कैसे है। ये दोनों भाग ऊपर की ओर है, ये दिखाया गया कि भाई ये जो पॉइंट है, ये जो परमाणु है, जो भी परमाणु इस जगह है, इस परमाणु से, केंद्र के इस परमाणु से ये दोनों परमाणुएं B और D ऊपर के साइड पे है, तल के ऊपर है। ये कौन सा है? B और ये D है ऊपर के साइड, और ये दोनों तल के नीचे हैं। तो तल को नीचे को दर्शाने के लिए हमने डैश लाइन का भी उपयोग किए थे। तो ये A, B और ये C। तो इस चीज को जो तल के ऊपर है वो उन दोनों को हम इस साइड दर्शाएंगे, लेफ्ट और राइट, और जो नीचे है उनको हम ऐसे दर्शाएंगे पीछे की साइड में। मतलब अगर आप मीथेन की इस संरचना को अगर आप ध्यान से देखते हो, इस संरचना को देखते हो, तो आप इस तरफ खड़े होकर के देखिए, ये दोनों ऊपर है और ये दोनों नीचे है। तो कुछ ऐसे समझ लो, ये देखो ऐसे, ठीक है। और यही एक संरचना होगी कि इस संरचना में जो ऊपर साइड आपकी तरफ दिखाई दे रहा है उनको आपने ऐसे ऊपर की साइड, तो उसको हमने एक तल के लेफ्ट और राइट दिखाएंगे, इसमें लेफ्ट और राइट दिखाएंगे, और जो अंदर है, जो नीचे की साइड से रहेगा, वो झुका रहेगा, उसको हम पीछे इस साइड ऊपर और नीचे दर्शाएंगे। तो ये फिशर प्रक्षेप है। तो मतलब ये हुआ कि इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये सभी क्या है, ये ऊपर के साइड आ रहे हैं, और ये जो इसका स्ट्रक्चर है, ये वाला पार्ट जो है, ये नीचे की साइड, इसके तुलना में ये नीचे 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 ऐसे जा रहा है। तो ये दोनों को इस तरह से दर्शाया जाता है। फिशर के प्रक्षेप में एक प्लेन पे ही दर्शाना होता है, लेकिन इसका मतलब हमको इस आधार पर समझना होता है। फिर बात आती है न्यूमैन और सोहार्ट्स का तरीका। देखिए भाई, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। C2H6 यानी कि ईथेन। ईथेन में हम ये समझते हैं कि 2 कार्बन है और दोनों कार्बन इस तरह से 3-3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा इनको 3D में बनाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा है, ये कार्बन, ये पीछे वाला कार्बन, ये मतलब आप ये एक कार्बन और दूसरा कार्बन यहां पे दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक यहां पे, दूसरा यहां पे और तीसरा यहां पे। तो इसको कुछ इस तरह से दर्शा रहा हूं मैं आपके लिए। इस तरह से, तो ये 3 हाइड्रोजन हो गया, और पीछे की साइड भी कुछ ऐसा ही हाइड्रोजन इस तरह दर्शा रहा है, कुछ ऐसी संरचना है। तो सोहार्ट्स ने कुछ इसी तरह से इनको दर्शाने की कोशिश किया है कि कार्बन आगे पीछे, और इसमें ये जो थोड़ा सा हमारे तरफ ऐसे झुका भी रहेगा ये, तो इनको हमने इस तरह दर्शाए हैं। तो ये दर्शाने का तरीका कहलाता है सोहार्ट्स प्रोजेक्शन। सोहार्ट्स प्रोजेक्शन और ये सारे प्रोजेक्शन को हम लोग जब त्रिविम समानता पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं आपको अच्छे से, और कि सिर्फ आपको सूत्रों का प्रोजेक्ट किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है उसको बता रहा हूं मैं। प्रोजेक्शन, ये लीजिए, ये इसी चीज को मैंने सोहार्ट्स प्रोजेक्शन में दर्शाया है कि भाई ये किस तरह से है। यहां पर आप ये देखें, ये
थोड़ा सा अगर मान लो ये हाइड्रोजन इस साइड देखो, ये अगर मैं इसको दोनों कार्बन को, ये वाला कार्बन, एक कार्बन यहां पे एक कार्बन यहां पे है, तो ऐसे देख रहा हूं मैं। अगर मैं इसको ऐसे देखूं अपनी आंखों से, यानी आप देखो पहले मैं ऐसे देख रहा हूं हल्का सा, लेकिन मैं अगर इस कार्बन को सामने से ला करके देखूंगा तो पहला ये कार्बन जो मेरे आंखों के साथ नजदीक है वो पीछे वाले कार्बन को ढक लेता है, पीछे वाले कार्बन को ढक लेता है। तो उस स्थिति में क्या हाइड्रोजन को ढक रहा है कि नहीं ढक रहा है? तो इस जगह पे आप देखोगे कि ये भी हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को ढक रहा है, क्योंकि एकदम सीध में ये वाला हाइड्रोजन इसको ढकेगा, ये हाइड्रोजन इसको ढकेगा। तो इस चीज को अगर मैं दर्शाऊं तो यहां पर तरीका ये होगा, ये कार्बन है, कार्बन का सेंटर, और इस जगह पे ऊपर वाले देखो ये कार्बन को दर्शा रहा है, कार्बन को दर्शा रहा है, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। पीछे वाला हाइड्रोजन यहां पर नहीं दिखाई देगा, पीछे वाला कार्बन आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन इस चीज को थोड़ा सा हम कहेंगे भाई इसके जस्ट पीछे, इस चीज को दर्शाने के लिए हमने क्या करते हैं, इसी पॉइंट को ऐसे निकालते हुए हम थोड़ा डॉटेड लाइन लगाते हुए हम दिखा देते हैं कि भाई इसके पीछे हाइड्रोजन है। बस ये समझने के लिए आपको बता रहे हैं कि इसके पीछे, यानी बिल्कुल भी हाइड्रोजन नहीं दिखाई देगी, लेकिन है, इस बात को दर्शाने के लिए हमें उसको डॉटेड लाइन देकर के हाइड्रोजन को शो करते हैं। ये संरचना जो आपको दिखाई रही है, इस तरह का प्रोजेक्शन जो कहलाता है, ये प्रोजेक्शन जो कहलाता है, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन कहलाता है। अब मैं यहां पर सौहार्द प्रोजेक्शन से इस हाइड्रोजन को न ढके, यानी कि इसको सांतरित रूप में दर्शा रहा हूं। एक ढकी हुई स्थिति में हाइड्रोजन दोनों, और एक नहीं ढकी हुई स्थिति में क्या होगा। तो देखें, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहां पर इस तरह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब देखो कार्बन कार्बन को ढक रहा है, लेकिन हाइड्रोजन हाइड्रोजन को नहीं ढक रहा है। तो सौहार्द प्रोजेक्शन में क्या नजर आया, ये। और अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन में दर्शाएं तो कैसे दर्शाएंगे, इसमें दर्शाएंगे कि सामने वाला, ये सामने वाले में ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और पीछे वाले को मैं कुछ इस तरह से दर्शाऊंगा, पीछे से दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सामने वाले कार्बन का ये तीनों हाइड्रोजन और ये पीछे वाले कार्बन का तीनों हाइड्रोजन। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन में दर्शा रहा हूं। प्रोजेक्शन का सीधा सा मतलब हुआ कि दर्शाने का तरीका। क्या हुआ, दर्शाने का तरीका, 3D में प्रदर्शित करने का तरीका प्रोजेक्शन कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, परछाई सूत्र कहते हैं इसको। अब चले आणविक मॉडल के, किसी अणु को दर्शाने के लिए हम कोई मॉडल कैसे प्रदर्शित करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आप कई फोटो देखते होंगे, यूट्यूब पे देखते होंगे, कहीं भी देखते होंगे, या गूगल में देखते होंगे, या अपने लैब में देखे होंगे स्कूलों में, कि कुछ बॉल रहता है, फुटबॉल जैसा गोलियां रहती है, उन गोलियों को ऐसे आपस में किसी स्टिक से, कोई लकड़ी से या कोई प्लास्टिक की छड़ी से उसको जोड़ दिया जाता है। तो ये बोल दिया कि भाई ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन, दो क्लोरीन ऐसे जुड़े हुए हैं। कार्बन का गोला है, उनके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4, इस तरह से अगर दर्शा रहे हैं तो भाई ये एक मीथेन का मॉडल है बोल देंगे। ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये मॉडल है। तो मॉडल 3 प्रकार का होगा, फ्रेमवर्क मॉडल, बॉल मॉडल और स्पेस फिलिंग मॉडल। तो ये फ्रेमवर्क मॉडल क्या है, बॉल स्टिक मॉडल क्या है, स्पेस फिलिंग मॉडल क्या है, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। ये मॉडल किसका बना हो सकता है, लकड़ी का बना हो सकता है, प्लास्टिक का बना सकता है, किसी मेटल का बना हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि वो आपके स्कूल में किस टाइप का आया हुआ है, और आप खुद भी इसको बना सकते, थर्मोकोल की गोलियों से बना सकते हो इस मॉडल को। थोड़े बड़े बड़े थर्मोकोल की गोलियां, ये थर्मोकोल को काट करके इस तरह से बना सकते हो। तो ये मॉडल कहलाता है आणविक मॉडल। तो चलिए, आणविक मॉडल में एक होता है फ्रेमवर्क मॉडल, इसमें परमाणु नहीं दिखाई देते हैं, केवल उनके बीच की बंध दिखाई देती है। मैं अगर कहता हूं यहां पे कि मुझे
फ्रेमवर्क मॉडल बनाना है तो मैं बेंजीन का मैं ये मॉडल बना सकता हूं। कैसे? बेंजीन में क्या होता है आपको पता होगा, कार्बन इस तरह से जुड़े होते हैं, CH डबल बॉन्ड इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो माचिस की तीलियां ले लेता हूं मैं। माचिस की तीली कितना लेना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 तीलियां माचिस की तीली ले लेता हूं मैं। और माचिस के इन 6 तीलियों के लिए इनको उन तीलियों को आपस में जोड़ने के लिए, ये माचिस की एक तीली है और ये यानी कि लकड़ी है, छोटी पतली पतली स्टिक है। और अब इन दोनों को मैं फंसाने के लिए जो साइकिल पे क्या बोलते हैं ट्यूब वॉल्व आता है, वो क्या होता है कि हवा भरने के लिए जो आता है, जहां से हवा भरा जाता है, एक वॉल्व होता है, ट्यूब यानी कि रबर की एक पाइप होती है, उसको कहते हैं वॉल्व ट्यूब। तो अब देखिए उसको इसमें मैं फंसा दूं, इस तरह से फंसा दूं। अब चाहूं तो अब इसको मोड़ सकता हूं, इस तरह से। तो देखिए यही चीज को मैं एक मॉडल के फॉर्म में दर्शाऊंगा बेंजीन को, तो मैं कैसे करूंगा? देखिए ये स्टिक 1 2 3 4 5 6 और फिर इन सबके बीचों बीच क्या, ये ट्यूब से जोड़ दिया मैंने इनको। इस तरह से। तो ये कहलाता है, इस तरह का मॉडल कहलाता है फ्रेमवर्क मॉडल। यहां पर क्या किया गया, अगर मीथेन को दर्शा रहा है तो भाई एक जगह पे ये स्टिक को दर्शाया गया, यहां पे किसी चीज से इसको जोड़ दिया गया, तो ये फ्रेमवर्क मॉडल हो गया। बॉल स्टिक में क्या होगा, बॉल होगा और वो आप कहीं कहीं पे छेद होगा उस बॉल में और उसके साथ फिट कर दिया जाता है दूसरे बॉल को स्टिक लगा करके, यानी लकड़ियों से जोड़ दिया जाता है। तो इसमें क्या दर्शाया जाता है, इसमें परमाणु भी दर्शाया जाता है, बंध भी दर्शाया जाता है। बॉल के रूप में परमाणु और बंध के रूप में, बॉन्ड के रूप में स्टिक को दर्शाया जाता है। तो ये बॉल स्टिक मॉडल, इसको तो आप लोग जानते ही हैं अच्छे से। इसी तरह से एक होता है स्पेस फिलिंग, मतलब एक परमाणु को दूसरे परमाणुओं ने कैसे ढका होगा, कैसे जुड़ा होगा असली में, उस चीज को दर्शाने के लिए इसमें को कहते हैं स्पेस फिलिंग मॉडल। इसमें क्या होता है स्पेस फिलिंग मॉडल में, अगर मैं इसको ऐसे निकालूंगा इस बॉल को, तो आप देखोगे कि बॉल का कुछ हिस्सा ऐसे कटा सा रहेगा ताकि वो आपस में दूसरे बॉल के साथ जुड़ सके, वो चिपक सके या वहां फिट करने की कोई जगह हो। तो इसको कहा जाता है स्पेस फिलिंग मॉडल। इसमें हम बंधों को दर्शाते नहीं है बिल्कुल, तो ऐसे मॉडल को कहा जाता है स्पेस फिलिंग मॉडल। कुछ चीजें और जानिएगा कि जो हम पार्श्व श्रृंखलाएं यूज करते हैं या किसी संरचना में लंबी श्रृंखला आ रही है और उसमें साइड चेन आ रहा है, तो उसको कौन कौन सा नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप जानो मीथेन होता है CH4, मीथेन का कोई समूह होगा तो वो क्या होगा, एक H, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये मीथेन का, ये लीजिए ये संरचना है, इसमें से एक H हटा दिया मैंने तो ये हो गया CH3 और ये किसी समूह के रूप में आ गया। तो इस समूह को क्या बोलेंगे, ये मीथेन है, मीथेन। N को हटा करके YL जोड़ेंगे तो मेथ एक कार्बन और YL जोड़ दिए तो मिथाइल हो गया। ऐसे ही इथाइल से इथेन से इथाइल हो गया, इथाइल समूह हो गया। प्रोपेन से, प्रोपेन का दो तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है, प्रोपेन CH3 CH2 CH3, दो तरह के समूह हो सकते हैं। एक समूह क्या होगा CH3 CH2 CH2 एक वैलेंसी, और दूसरा हो सकता है CH3 CH3। इसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं, इस चीज को दूसरे रूप में लिख सकते हैं क्या, CH3 CH3, ये दोनों एक ही चीज हुआ। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये प्रोपेन है
और ये दोनों ही प्रोपाइल है। लेकिन प्रोपाइल दो टाइप का हुआ, ये नॉर्मल प्रोपाइल है, एन प्रोपाइल, क्योंकि एक सिरे से ये बंधन है। इसको कहा जाएगा आइसोप्रोपाइल, क्योंकि यहां पर ये कार्बन श्रृंखला का अंतिम सिरा पर अगर इस तरह के शाखाएं बन जाए, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाए तो इसको आइसो बोला जाता है। तो ये आइसोप्रोपाइल कहलाएगा। तो ये अगर ये पार्श्व चेन के रूप में आता है तो नॉर्मल प्रोपाइल, इसको हम कह देते हैं आइसोप्रोपाइल। इसी तरह से अगर ब्यूटेन की बात करते हैं तो ब्यूटेन 1 2 3 4 और इसकी कई कई संरचनाएं बन सकती है। एक ऐसा बन सकता है, एक दूसरा है जो ऐसे आकर के ऐसा बनेगा, ये आइसो हो जाएगा, तो ये है नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। और द्वितीयक ब्यूटाइल क्या होगा कि भाई सी 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 पर ये सी, तो यहां पर द्वितीयक कार्बन से ये बॉन्डिंग है, इसलिए द्वितीयक प्रोपाइल कहा जाएगा। ये द्वितीयक प्रोपाइल हो गया। और इसी तरह से कार्बन पर 3 कार्बन जुड़ा है तो तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो तो तृतीयक ब्यूटाइल बोल दिया जाता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है और समझना है। इस तरह से पेंटेन में भी वही बात हो सकती है, नॉर्मल पेंटाइल। फिर अंतिम सिरे पर इस तरह का स्ट्रक्चर आता है तो आइसो लगा करके तो आइसो पेंटाइल। फिर इसमें से सेकेंडरी कार्बन, देखो ये सेकेंडरी कार्बन से अगर आ गया तो इसको सेकेंडरी प्रोपाइल। और इस तरह से अगर आ जाता है एक ही कार्बन, देखो अंतिम सिरे पर इस तरह की संरचना है जिसमें एक कार्बन पर 3 CH3 आता है तो इसको नियो शब्द लगा करके ये नियो पेंटाइल कहलाएगा। हमने सारी चीजों को एक साथ लिख दिए हैं यहां पे, जो हमने भी बताया आपको। अब देखें क्विज, प्रश्नों का जवाब देना है। पहला प्रश्न आपके पास, ये प्रश्न है तृतीयक ब्यूटाइल क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटाइल क्लोराइड का IUPAC नेम क्या होगा? पहले तो तृतीयक ब्यूटाइल सोचिए, उसमें क्लोराइड सोचिए, काफी आसान होगा, आप बता सकते हैं। कार्बन, पहले ये सोचना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। 4 ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। तृतीयक है, तृतीयक है मतलब एक कार्बन में 3 कार्बन श्रृंखला, 3 कार्बन जुड़ा होगा, इस तरह का तृतीयक कार्बन बनाना होगा। और इसी पर क्लोराइड होगा, तब ये पूरा स्टेप्स, क्योंकि ये CH3 और इस पेज पर नाम। तो अब इसका नामकरण IUPAC में करना है तो कैसे करोगे? ये लो मेन चेन 1 2 3 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 3 चेन, 3 कार्बन का चेन है प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। डी ऑप्शन राइट है। चलो नेक्स्ट, क्या होगा? प्रश्न क्या है? कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण प्रणाली में क्रियात्मक समूह की वरीयता का सही क्रम बताना है, घटता हुआ क्रम बताना है, यानी सबसे ज्यादा वरीयता किसको दी जा रही है और सेकंड वरीयता किसको दी जा रही है। चेक करें इन सब में, इधर उधर जमा दिया गया इन सारी 4 चीजों को, 1 2 3 4 चीजों को, और सबसे ज्यादा वरीयता इनमें से किसको मिलेगा। उसके बाद तो वरीयता टेबल आपको याद करने के लिए बोला था, ये आपके लिए काफी आसान होगा। हाँ जी, सबसे अधिक वरीयता दी जाती है इसको COOH, सेकेंड वरीयता है SO3H, फिर इसके बाद CONH2 को दिया जाएगा और फिर इसके बाद दिया जाएगा CHO को। ये क्रम है। तो ये कैसे आ रहा है, कहां पे आ रहा है? ये हो गया, फिर इसके बाद ये रॉन्ग हो गया, यहां से ये हो गया, ये राइट हो गया। यस, बी ऑप्शन राइट। कुछ होमवर्क दे रहे हैं आपको, इन होमवर्क को पूरा करिए, बहुत ही अनिवार्य है इनको बनाना, इससे आपको काफी चीजों में प्रैक्टिस करने का अच्छा मौका मिलेगा।
ये थोड़ा सा आपको जरूर करना चाहिए। इन चीजों को, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत मायने रखता है आपके लिए। सजातीय श्रेणी एवं समावता हम अगले लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर नंबर 7 में। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।